के 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नीदरलैंड के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, आज का भारत देख रहा है बड़े सपने। बताया भारत नीदरलैंड के दोस्ती का प्रतीक। 5 देशों की यात्रा पर हैं पीएम मोदी। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। विभिन्न कार्यक्रमों में ले रहे हैं हिस्सा। पश्चिम बंगाल में जातीय प्रमाण पत्रों की होगी दोबारा जांच। शुभेंदु सरकार ने जिलाधिकारी को दिया पुनः सत्यापन का निर्देश। 2011 से अब तक 1.69 करोड़ जातीय प्रमाण पत्र हुए जारी। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, भारत के खिलाफ साजिश पड़ेगी भारी। पाकिस्तान को तय करना होगा अपना भविष्य। और पंजाब के गुरदासपुर में तैनात एसडीएम अनप्रीत कौर रंधावा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अधिग्रहित की गई जमीन में करोड़ों के गबन का आरोप। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी की मौजूदगी से भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल रहा। समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 16 मई 2014 को लोकसभा चुनावों के परिणामों ने दशकों बाद भारत में एक स्थिर बहुमत वाली सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों का विश्वास और समर्थन उन्हें राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा आसमान छूना चाहता है और आज के समय में भारत का स्टार्टअप सिस्टम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप के देशों में से है। उन्होंने कहा कि आज भारत की आकांक्षाओं की सीमा नहीं है। दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। आज भारत की एस्पिरेशन
सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सफल होने से मानवता को फायदा होगा। उन्होंने विश्व को चुनौतियों से निपटने का आह्वान करते हुए कहा कि स्थितियां नहीं बदली तो दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। तो इस आपदाओं के दशक में क्या कुछ हम कर सकते हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा से पानी तक भारत नीदरलैंड साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को अहम बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय व्यापार के लिए यूरोप में प्रवेश का गेटवे नीदरलैंड बनेगा। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। तो किस तरीके से भारत और नीदरलैंड के जो संबंध हैं आपस में, वो परस्पर सहयोग जो है कैसे दोनों देशों के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। और आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो हैं डॉक्टर राजन कुमार जी, प्रोफेसर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। डॉक्टर राजन, समझना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जब हम व्यापार की बात करते हैं तो यूरोप के लिए नीदरलैंड जो है कहीं ना कहीं एक गेटवे साबित हो सकता है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी जो अभी उन्होंने जिस ढंग से एड्रेस किया, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल था। उसमें परिवर्तन की बात हुई कि कैसे भारत में परिवर्तन हुए थे सत्ता का। उसके बाद उन्होंने प्रेरणा की बात की कि जो यूथ है हमारा, एस्पिरेशनल यूथ है, उसको किस ढंग से ड्रीम करने की जरूरत है। और उन्होंने बताया कि भारत कैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, उसकी बात की थी। और उसके बाद उन्होंने जो विश्व जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो आपदाएं हैं, वो कैसे पीछे खींच सकता है, इनकी बात की। और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की कि भारत और नीदरलैंड्स के संबंध क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं बताऊं कि 2-3 फैक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कि नीदरलैंड्स यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर आप वेस्टर्न यूरोप की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और हमारा जो ट्रेड है नीदरलैंड्स के साथ, वो काफी ज्यादा, लगभग $27 बिलियन के आसपास का ट्रेड है हमारा। और जिसमें कि भारत का ट्रेड सरप्लस है, काफी 17 बिलियन के आसपास भारत एक्सपोर्ट करता है। और दूसरा कि वहां पे FDI हम एक्सपेक्ट करते हैं। पिछले 15-20
20 वर्षों की बात करें तो लगभग $55 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है नीदरलैंड से भारत में, जी यानी कि 3 देशों को छोड़ दें, मॉरिशस, सिंगापुर और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टर के रूप में देखा जाता है जी बिल्कुल। नीदरलैंड का। और फिर एक और बात जिस प्रधानमंत्री ने जिस पे जोर दिया कि एफटी जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से जो हमने जो किया है, उसमें नीदरलैंड और भारत में जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, ट्रेड को लेके इत्यादि, तो वो एक तरह से गेटवे साबित हो सकता है। यानी कि वो कहने की कोशिश यह कर रहे हैं कि भारतीय जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए जी भी बहुत सारे मौके मिलेंगे नीदरलैंड्स में, और नीदरलैंड के जो इन्वेस्टर हैं उनको भी मौके मिलेंगे भारत में। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि नीदरलैंड और भारत के संबंध फ्यूचर में और भी अच्छे होने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ट्रेड कॉर्पोरेशन इत्यादि इसके कारण से। जी बिल्कुल, और इसी वजह से हमने देखा कि ट्यूलिप और कमल की जो समानता है उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया, और साथ साथ जो प्रधानमंत्री ने यहाँ गारंटी भी दी, क्या उसको आज पूरा विश्व देख रहा है और उसी का एक भरोसा, जो विश्वास है वो कायम हमें यहाँ नजर आता है? जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की, जो उनको चर्चा भी की कि मोदी की गारंटी, यानी कि ट्रस्ट वाली बात होती है कि उन्होंने बताया कि अगर आप भारत में इन्वेस्ट करना चाहें तो यही सही समय है। वो वहाँ के डायस्पोरा को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी की गारंटी यानी कि वो गारंटी देंगे कि आपको जितने रिटर्न दूसरे देशों में मिलते हैं अपने एफडीआई पे, या फिर जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपने, तो उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है, क्योंकि भारत एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और भारत में इन्वेस्ट करने का सही समय है। क्योंकि भारत के पास स्किल है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास मैन पावर है, और ग्रोथ रेट भी भारत का कंसिस्टेंटली अच्छा चल रहा है। तो वैसे में जो रिटर्न होंगे उसकी भी काफी अच्छी संभावना होगी। तो इसलिए वो उन्होंने वहां के डायस्पोरा को संबोधित करते हुए बताया कि मोदी की गारंटी है कि आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो। जी, और साथ ही राजन जी, अगर देखा जाए जो भारत की खूबियां हैं, जो कि हम कह सकते हैं एक दशक में हमने देखी है, फिर चाहे भारत की इंजीनियरिंग की हम बात करें जिसके चलते बड़ी टनल्स की बात की जाए, जो ब्रिजेस की हम बात करें, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और बताया कि कैसे अब भारत जो है वो ना सिर्फ स्पीड स्केल पर लगातार काम कर रहा है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां भी जाते हैं, खासकर डायस्पोरा का एड्रेस आप देखेंगे, पिछले मैं कई डायस्पोरा के एड्रेस को हमेशा मैं सुनते आ रहा हूं, तो उसमें वो जरूर इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। चाहे वो छोटे छोटे परिवर्तन ही क्यों ना हो, चाहे वो यूपीआई को लेके हो, जो फिनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, जो उसके बाद जो आज भी जैसे उन्होंने वंदे भारत की बात की, जी इससे जो गैस इत्यादि से जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहा था भारत में, तो इन सारी चीजों पे चर्चा करते हैं, और उनका जो डायस्पोरा है उनको बताने की कोशिश करते हैं कि किस ढंग के जो आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो भारत में कैसे हो रहा है। तो यह एक तरह से मुझे लगता है कि डायस्पोरा को इन्फॉर्म करने की कोशिश हो रही है, उनको प्रेरित करने की कोशिश हो रही है, और उनको रिकनेक्ट भारत में, वो यह भी बोल रहे हैं कि आपको भारत में री इन्वेस्ट करने का समय है, और जिससे रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री उन्होंने किया डायस्पोरा को रिकनेक्ट करने को, और यह भी बोला जैसे कि वहाँ पे कि सूरीनाम के जो लोग हैं, जो चूंकि आप जानते हैं कि 2.5 लाख जो डायस्पोरा है हमारा, 2,60,000 के आसपास, उसमें लगभग 2 लाख जो है वो सूरीनाम हिंदुस्तानी, यानी सूरीनाम से जो वहां पे जाके बसे हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 साल का जो ओसीआई कार्ड मिलता था भारत का, जी, जो 4 कार्ड होता पीढ़ी है, वाला। 4 पीढ़ी वाला जो मिलता था, अब 6 पीढ़ी उसको कर दिया है। जी तो उससे काफी लोगों को मदद मिलेगी। उनको यह भी लगेगा कि भारत किस ढंग से अपने जो सिटीजन है, जो पहले माइग्रेट कर गए थे, उससे किस ढंग से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनको क्या सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जो इसके माध्यम से डायस्पोरा से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे। जी, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का उन्होंने जिक्र किया, कैसे 4th जनरेशन से 6th जनरेशन तक उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बताई। और साथ ही साथ अगर राजन जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी दिया कि आज के समय में जो भारत का युवा है, देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन कैसे वो और मार्ग प्रशस्त कर रहा है, फिर चाहे स्टार्टअप की बात की जाए या दूसरे क्षेत्रों की हम बात करें, कैसे वो उसमें आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी इसमें छिपा हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें वो बताने की कोशिश यह कर रहे हैं कि खासकर जो स्टार्टअप सिस्टम की बात की कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम है। तो ये कहने की यह कोशिश कर रहे हैं कि आज की जो युवा है केवल सरकार या सरकारी नौकरी पे एक तरह से डिपेंडेंट नहीं है, वहाँ पे एक नया कल्चर एक उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश है, जहाँ पे कि सबसे बड़ा स्टार्ट यानी कि इनोवेशन। स्टार्टअप का मतलब है कि फिनेंशियल इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, या किसी ऐसे सेक्टर में आप टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें युवा ही कर
रहा है। जो जी। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं भारत में जो इसको कर सकते हैं वो युवा करते हैं। तो वैसे में उनको एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि किस ढंग से युवा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आ जा रहे हैं। ड्रीम की भी बात उन्होंने की, और जो एस्पिरेशनल इंडिया, 21st सेंचुरी इंडिया, जो ग्रोथ रेट, उसमें युवा का क्या रोल है। तो निश्चित रूप से यह संकेत और उसमें मैसेज था यहाँ के युवा के लिए, और साथ ही जो दूसरे देश के लोग हैं उसको उनको भारत से जुड़ने से क्या क्या फायदा हो सकते हैं उसकी भी बात की। जी, और खासतौर से नीदरलैंड को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन है, क्या उस लिहाज से हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं? क्योंकि अब से पहले एक या दो देश जिनको काफ़ी महत्वपूर्ण मान लिया जाता था और उन्हीं का स्वामित्व जो है नज़र आता था, लेकिन अब ऐसे में एक और अगर देखा जाए उभरता हुआ प्रतिद्वंदी खिलाड़ी जो है वो हम भारत को देख सकते हैं, खासतौर से जब हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, AI की हम बात कर रहे हैं, तमाम जो नई नई तकनीक है उसके बारे में। जी बिल्कुल मुकुल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है नीदरलैंड्स में, प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड और बाकी जो यूरोप के देश वहाँ पे भी जाएंगे, तो उसमें है कि किस ढंग से ट्रेड को बढ़ाया जाए, किस ढंग से जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल जो डिजिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं आप, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो उसमें कैसे इन सारे देशों में सहयोग बढ़ाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि दो देश इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेयर अर्थ में चीन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और जो सेमीकंडक्टर है उसमें अमेरिका और ताइवान, ये सब मिलके उस पे उनकी उनकी मोनोपोली है एक तरह से। तो वैसे में भविष्य में अगर मान लीजिए कि इस ढंग के झगड़े होते हैं तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसी कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई चेन डिसरप्शन से कैसे विश्व को बचाया जा सकता है फ्यूचर में, तो उसकी बात की। और एनर्जी के भी, एनर्जी का क्राइसिस हम देख रहे हैं, वहां पे हम किस ढंग से उसके रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको, उसमें भी अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो वैसे में भारत और यूरोपियन देशों का जो सहयोग है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यूरोप के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है उनके पास, और भारत के पास स्केल है, भारत के पास डेटा है, भारत के पास मैन पावर है। तो अगर ये दोनों ग्रुप यानी कि यूरोप के देश और भारत अगर मिलकर साथ काम करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो समस्या है कि कोई चीन या अमेरिका अगर जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उससे हम बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। यानी कि एक तीसरा एक कॉपरेशन मैकेनिज्म बन सकता है जिससे कि इन दोनों देशों के दबाव में नहीं आएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इत्यादि पे जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत में कैसे हम अपने नए चिप्स, यानी कि भारत मेड इन इंडिया चिप्स की बात कर रहे थे, और संभव है कि एक साल में भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो वैसे में और फिर हमने FTA में डिजिटल कॉपरेशन की बात की है। तो इन पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एक पिक्चर यही इमर्ज करता है कि हम अपने टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ट्रेड कॉपरेशन और जो मोबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इत्यादि है उसको कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और राजन जी, क्या बिल्कुल अगर सटीक शब्दों में हम देखें तो टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेड, और इसके चलते एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आएगा? जी बिल्कुल। देखिए भविष्य में अगर आप, प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि अगर आपको भविष्य में लीडर के रूप में जाना है तो भविष्य में आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी की बात करें, या सेमीकंडक्टर की बात करें, या अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें। कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता है। और भारत जानते हैं, भारत का ड्रीम है कि अगले विकसित भारत का जो सपना है वह पूरा नहीं होगा अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि दूसरे देशों से सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड काफी कनेक्टेड है। एक देश कोई भी चीज सारे जो जरूरतें हैं उसको पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन का जरूरत है। और उस सहयोग में एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, हाइड्रोकार्बन सेक्टर इत्यादि में, तो सारे सेक्टर्स में मुझे लगता है कि कॉपरेशन बढ़ाने की जरूरत है। और तभी आप जब तक इनोवेशन में नहीं जाएंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री ने चांद की भी यात्रा इत्यादि की बात की, तो जब तक आप इनोवेशन में नहीं जाएंगे, R&D में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सुपर पावर नहीं हो सकते। क्योंकि आपको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, वो डिफेंस का सेक्टर हो या फिर जो कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है। तो इसमें मुझे लगता है कि काफी इन्वेस्टमेंट और R&D बढ़ाने की जरूरत है, और इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बढ़ाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और उसी के आधार पर हम मान सकते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि ट्रस्टेड हम बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, और फ्यूचर रेडी, यानी भविष्य के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं, कुछ हमने छिपाया नहीं है। और शायद ये एक बड़ा USP हम मान सकते हैं। देखिए भारत के बहुत सारे USP हैं मुकुल जी। पहला तो मैं बताता हूँ कि भारत की जो इकोनॉमी है इतनी बड़ी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा देश है। उसके बाद जो हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है,
और उसके बाद एक ह्यूज मार्केट है। यूरोप के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वहाँ के लोगों को लगता है कि उनके पास एक डेटा है, हेल्थ का डेटा हो, चाहे वो एजुकेशन का डेटा हो, या जो पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इत्यादि पॉवर्टी एलिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इत्यादि चल रहा है, तो वो डेटा बहुत बड़ा उनके पास फैक्टर है और इतना बड़ा जो स्केल ऑफ मार्केट है। तो वैसे में यूरोप को लगता है कि भारत के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना जरूरी है। और अब जो यूरोपीय देशों का मूल्य जो है, प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है, वो भारत में प्रजातंत्र है, तो वो भी एक तरह से वहाँ पे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक तरह से वो चीन जैसी स्थिति नहीं है जहाँ पे कि एक आइडियोलॉजिकल ड्रिवन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है। तो वैसे में मुझे लगता है कि इन दोनों देशों में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की और कोऑपरेशन की काफ़ी संभावना। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ है, इन सारे जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, इन सारे को एक नए स्केल पे ले जाने वाला है। हमारा जो कोऑपरेशन है लगभग 125 से 30 बिलियन के आसपास का जो ट्रेड होता है, गुड्स ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके काफ़ी आगे जाने की संभावना है, चूंकि उसके फ्री ट्रेड के इम्पैक्ट आपको अगले कुछ महीनों उसमें दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वैसे में यूरोप हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर, अभी भी इंपॉर्टेंट पार्टनर, लेकिन फ्यूचर में और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बनने वाला है। जी बिल्कुल, और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो साझेदारी हमें नज़र आएगी। और किस तरीके से अगर एक सॉफ्ट पावर को तौर पर भी अगर देखा जाए, जिसका जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री ने भी किया कि फिर चाहे हम जब भारत की संस्कृति की बात करते हैं, उसकी झलक जो है वहाँ नज़र आती है। और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही आपका पासपोर्ट का जो रंग है बदल गया हो, लेकिन जो भारतीयता है, जो विशेषता है आपकी, वो बदल नहीं सकती। पीढ़ियों दर पीढ़ी हम देख पा रहे हैं कैसे भारत की जो भाषा है वो लगातार यहाँ देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर स्पोर्ट्स की भी हम बात करें, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। जी बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री के भाषण में आपने देखा कि अंत में जो जिसकी चर्चा की उन्होंने, तो उन्होंने क्रिकेट और हॉकी की बात की। उन्होंने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में हॉलैंड का कितना कैसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, खिलाड़ियों के नाम भी ले रहे थे। और उन्होंने फिर हॉकी का जो भारत में उपलब्धि है, खासकर वुमेन हॉकी की, तो उसमें जो कोच है जो कि नेदरलैंड्स की शायद है, तो मुझे लगता है कोच के नाम की भी चर्चा की। और किस ढंग से जो कल्चरल कोऑपरेशन, स्पोर्ट्स कोऑपरेशन इत्यादि दोनों देशों में बढ़ता जा रहा है, उसकी बात उन्होंने की। और जो सॉफ्ट पावर की आपने बात की, तो सॉफ्ट पावर में कई फैक्टर्स होते हैं कि एक तो कि जो हमारे जो वहाँ पे डायस्पोरा होते हैं वो अपने कल्चर को वहाँ पे जो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद जो भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जाते हैं, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इत्यादि में जाते हैं, तो वो भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर के। फिर योगा बहुत ही पॉपुलर है नेदरलैंड्स में, मैं बता दूं तो योगा और भारत का जो भारतीय क्विजीन जो है वह पॉपुलर है। भारत के फिल्म्स पॉपुलर हैं, जो सॉन्ग्स हैं, कई सॉन्ग्स वो यूरोप में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये सारे मुझे लगता है कि भारत का सॉफ्ट पावर अभी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है यूरोप में और नीदरलैंड्स में भी। और नीदरलैंड्स अप्रिशिएट करते हैं उनको, जो भारत का कल्चर है, जहाँ की एक तरह से नॉन वायलेंट, एक टॉलरेंस का जो कल्चर है, एक मल्टी डाइवर्सिटी का जो कल्चर है, उसको वहाँ पे सारे उनका जो डिस्कोर्स है नेशनहुड में, उसमें इसको भारत की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। जी बिल्कुल, और इसी वजह से हम मान सकते हैं शुरुआत में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तमाम जो बड़ी बातें हैं अपने संबोधन के दौरान कही और बताया कितना महत्वपूर्ण है, और खासतौर से भारत नीदरलैंड की जो साझेदारी है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसी के लिए उन्होंने जो भारतीय समुदाय था उसका आभार भी जताया था। फिलहाल राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से भारत और नीदरलैंड के संबंधों की अगर बात की जाए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे परस्पर सहयोग जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत अब केवल बड़ा बाजार नहीं बल्कि विश्वसनीय वैश्विक व्यापार साझेदार भी बन चुका है।
पिछले 5 वर्षों में अमेरिका, यूरोप, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ कई ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। 2026 में यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और यूके के साथ 99% निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच मिली है। इन समझौतों में किसानों, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और संवेदनशील क्षेत्रों को भी सुरक्षा दी गई है। भारत अब संतुलित वैश्विक व्यापार नेटवर्क के जरिए विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते कदमों के बीच भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ साथ भारत ने छोटे और विकासशील देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों का मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है। यही वजह है कि आज भारत की व्यापार कूटनीति दुनिया के सबसे व्यापक और संतुलित मॉडल के रूप में देखी जा रही है। आज भले ही रिकॉर्ड व्यापार के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों का नाम टॉप पर आता हो, पर यह भी सच है कि भारत की व्यापारिक कूटनीति की शुरुआत पड़ोसी देशों से हुई। इनमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ ही तमाम दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत की व्यापार कूटनीति ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है। 2021 में मॉरिशस के साथ CECPA, 2022 में यूएई के साथ CEPA और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA, 2024 में EFTA देशों के साथ TEPA, 2025 में ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ समझौते और 2026 में यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ। और फिर हुआ भारत यूरोपीय संघ समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने भारत के 97% टैरिफ लाइनों पर प्राथमिकता प्राप्त बाजार पहुंच दी है। वहीं भारत यूके समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच मिली है। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। खाड़ी देशों के साथ भी भारत ने व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती दी है। यूएई के साथ CEPA लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार $100 अरब के स्तर को पार कर चुका है। ओमान के साथ हुए CEPA के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात को लगभग शून्य शुल्क पहुंच मिली है। इससे कृषि, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत ने व्यापार समझौतों में केवल बड़े उद्योगों पर नहीं बल्कि किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, कारीगरों और MSME सेक्टर पर भी विशेष फोकस रखा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस और ब्रिटेन के साथ हुए समझौतों में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, योग, आयुष, IT, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़े अवसर खुले हैं। इन समझौतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। डेयरी, अनाज, दालें, मिलेट्स और कई कृषि उत्पादों को विशेष संरक्षण दिया गया है ताकि किसानों और घरेलू उद्योगों के हित सुरक्षित रह सकें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन UNCTAD की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार साझेदारी विविधता के मामले में भारत वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत अब अमेरिका, यूरोप, एशिया, खाड़ी, अफ्रीका और ओशनिया सभी क्षेत्रों के साथ संतुलित व्यापारिक रिश्ते बना रहा है। आने वाले समय में अमेरिका, खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC, कनाडा, मैक्सिको और इजराइल के साथ भी नए समझौतों की संभावनाएं हैं। भारत की ये व्यापारिक साझेदारियां केवल आर्थिक समझौते नहीं है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत, रणनीतिक विश्वास और समावेशी विकास मॉडल की पहचान है। बड़े देशों से लेकर छोटे साझेदारों तक भारत अब दुनिया के साथ बराबरी के रिश्ते बना रहा है और विकसित भारत की दिशा में व्यापार को सबसे बड़ा इंजन बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दरअसल पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें एनटीए की एक्सपर्ट रह चुकी हैं मनीषा गुरुनाथ, जिन पर पेपर लीक करने का आरोप है। तो फिलहाल यहां पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। सीबीआई का आरोप है कि मनीषा खरे ने छात्रों को विशेष कोचिंग कराई थी और खासतौर से बॉटनी और जूलॉजी प्रश्न पत्रों तक उनकी सीधी पहुंच थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जहां पर सीबीआई की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। दरअसल पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर जिनको
गिरफ्तार किया गया है मनीषा गुरुनाथ। सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया है और बताया गया है कि किस तरीके से एनटीए के एक्सपर्ट ये पहले रह चुके हैं मनीषा गुरुनाथ जो हैं, जिन पर पेपर लीक का आरोप है। और साथ ही साथ बताया गया है कि मनीषा ने छात्रों को विशेष कोचिंग कराई थी और खासतौर से इनकी बॉटनी और जूलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, प्रश्न पत्र थे, उन तक सीधी पहुंच थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और लगातार तमाम पहलुओं पर यहां सीबीआई जो है इस जांच में जुटी हुई है। हमने देखा था केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने कहा था कि सीबीआई तह तक पहुंचेगी, जांच की जाएगी, और उसी कड़ी में अगर देखा जाए एक बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिल रही है। पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर हैं मनीषा गुरुनाथ, जिनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई जो है होती हुई नजर आ रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में चल रहे पौधारोपण अभियान की समीक्षा की और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में हर हफ्ते 2 दिन सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। दिल्ली भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली सरकार की पहल का स्वागत किया है। सहरावत ने कहा कि यह कदम राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से भी इस पहल में सहयोग देने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने वर्क फ्रॉम होम और नो कार डे को जब लोगों के सामने रखा है और सरकार ने इसको अपनाया है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये सिर्फ वर्तमान समय में नहीं, जिस तरह से दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट का प्रेशर है, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को दिल्ली का ट्रांसपोर्ट जो बहुत बेहतर हो गया है, ई बसेस हमारी 4200 से ज़्यादा आ गई, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, तो हमें इस सोच को हमेशा अपनाने के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली में ट्रैफिक का पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और मुझे लगता है दिल्ली में आना जाना आसान होगा। तो अलग अलग राज्यों में हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री की अपील का असर नजर आ रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सरकारी काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी अब अपने काफिले में केवल 3 वाहन रखेंगे। इस फैसले के माध्यम से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि नेता और जनता दोनों ही जिम्मेदारी और संसाधनों के संरक्षण को गंभीरता से लें। इस तरह की पहल न केवल प्रशासनिक खर्च को कम करेगी, बल्कि जनता में भी जागरूकता और भरोसा बढ़ाएगी। वहीं आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने विदेश यात्रा पर टैक्स को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचना पर विपक्ष को घेरा है। साथ ही तेल संकट पर उन्होंने कहा कि ये विषय दुनिया भर में घटनाक्रम से संबंधित है, जिसमें भारत का नियंत्रण नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वही सच है। अब विपक्ष के लोग गलत जानकारी कहीं से ले लेते होंगे तो उनका मामला है। युद्ध दुनिया में कहीं हो रहा है तो उसमें भारत की सरकार का क्या रोल है? यह जो विषय है जिसके कारण तेल का दाम बढ़ रहा है, यह विषय तो पूरी दुनिया से संबंधित है। इसमें भारत का बहुत कंट्रोल तो है नहीं। इसलिए ऐसे समय में लोगों को चाहिए, विपक्ष के भी जो भी नेता हैं, कि एक जिम्मेवार नागरिक की तरह परिचय दें, अनर्गल बात ना करें। और आपको बता दें केंद्र सरकार ने आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की नई दरें अधिसूचित कर दी हैं। इसके तहत पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगेगा, जिसमें पूरा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SED होगा और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 0 रहेगा। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 16.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर 16 रुपये प्रति लीटर केवल SED के रूप में वसूला जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इन बदली हुई दरों का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार दरों में बदलाव कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF के औसत कीमतों के आधार पर हर 15 दिन में इन दरों की समीक्षा की जाती है।
और आपको बता दें, बीते अप्रैल महीने में देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2026 में 26 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी इस दौरान भारी वृद्धि देखी गई है। आखिर क्या है इन आंकड़ों में की पूरी कहानी, आइए देखते हैं। सरकार की जनहितैषी नीतियों के चलते आर्थिक मोर्चे पर कई क्षेत्रों में लगातार तरक्की देखने को मिल रही है। हाल ही में ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी लगातार बेहद सकारात्मक आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते अप्रैल में लगभग सभी तरह के वाहनों की खुदरा बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, चाहे फिर वो दुपहिया वाहन हो या पैसेंजर व्हीकल्स। इसके अलावा अप्रैल में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी काफी उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल 2026 में देश में 26,11,000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई। इसमें पिछले साल के मुकाबले 12.94% की भारी वृद्धि देखने को मिली है। अप्रैल 2025 में देश में कुल 23,12,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई थी। इस दौरान यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में भी 12% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते अप्रैल में देश में 4,07,000 से ज्यादा यात्री वाहनों की बिक्री हुई। वहीं दुपहिया वाहनों की बिक्री ने अप्रैल में नया रिकॉर्ड बनाया। FADA के मुताबिक 13% की भारी वृद्धि के साथ अप्रैल 2026 में 19,16,000 से ज्यादा दुपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जबकि तिपहिया वाहनों की बिक्री भी 7% से अधिक बढ़कर अप्रैल में 1,06,000 के पार पहुंच गई। साथ ही वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 15% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते अप्रैल में 99,300 से अधिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री हुई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाले कदम उठा रही है। सरकार द्वारा लाए गए GST रिफॉर्म जैसे कदमों को इस तेज आर्थिक प्रगति का श्रेय मिल रहा है। दूसरी तरफ PM मोदी के आह्वान पर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीते कुछ समय से EV की बिक्री में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। FADA के मुताबिक अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में 75% से अधिक की भारी वृद्धि हुई है। बीते अप्रैल में 23,500 से अधिक इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जबकि अप्रैल 2025 में यह संख्या 13,421 थी। वहीं तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी 3% बढ़कर 64,500 के पार पहुंच गई। साथ ही वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 2 गुने से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2026 में कुल 2,245 वाणिज्यिक EV की बिक्री देखने को मिली। इसके अलावा इस दौरान पिछले साल के मुकाबले 2 व्हीलर EV की बिक्री में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2026 में 1,48,000 से ज्यादा दुपहिया EV की बिक्री दर्ज की गई। PM मोदी के कुशल नेतृत्व में GST और अन्य सुधारों के तहत लोगों के हित में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो एक बेहतर संकेत यहाँ नजर आता है। जिस तरीके से EV की अगर हम बात करें उसमें भी वृद्धि होती हुई नजर आती है। फिलहाल हम यहाँ अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCP ने ऑपरेशन रिजपिल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में पहली बार कैप्टन ड्रग की बड़ी खेप जब्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऑपरेशन रिजपिल की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए संकल्पित है।
यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन रेजपेल के तहत हमारी एजेंसियों ने पहली बार कैप्टागन, जिसे तथाकथित जिहादी ड्रग भी कहा जाता है, कि 182 करोड़ रुपए की मूल्य की खेप जब्त की है। मध्य पूर्व भेजी जा रही इस ड्रग खेप का भंडाफोड़ और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नशे के खिलाफ हमारे जीरो टॉलरेंस नीति के मजबूत उदाहरण हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि भारत में आने वाले या हमारे देश को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल कर बाहर भेजे जाने वाले हर ग्राम ड्रग्स पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनसीबी के बहादुरों और सतर्क योद्धाओं को बधाई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि अब राज्य में बिना किसी भय के कानून का पालन किया जाएगा। दिलीप घोष ने कहा कि पहले लोग अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या उनके नेताओं के खिलाफ डर से शिकायत नहीं करते थे, लेकिन अब जनता को न्याय मिलेगा। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। नागरिक सैन्य संवाद में सेना प्रमुख ने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचता है या फिर आतंकियों को पनाह देता है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ किया कि ये पाकिस्तान को तय करना होगा कि वे भूगोल और इतिहास का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कंबोडिया में भारतीय युवाओं को बंधक बनाकर साइबर क्राइम कराने और मानव तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने शुक्रवार को पटना की विशेष अदालत में फरार मास्टरमाइंड आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह सहित 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच के अनुसार आरोपी भारतीय युवाओं को अच्छी नौकरी और ऊंचे वेतन का लालच देकर कंबोडिया भेजते थे। वहां उनके पासपोर्ट जब्त कर उन्हें साइबर ठगी करने वाली फर्जी कंपनियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। एनआईए ने बताया कि विरोध करने पर पीड़ितों को बिजली के झटके, भूखा प्यासा रखना और बंदी बनाकर रखने जैसी यातनाएं भी दी जाती थीं। मामले में 3 आरोपी फरवरी में कंबोडिया से दिल्ली लौटने पर गिरफ्तार किए गए थे, जबकि एक आरोपी जमानत पर है। एजेंसी अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। और 3 दिनों तक चले योग, पारंपरिक नृत्यों, रंगोली कार्यशालाओं, फिल्म प्रदर्शन, क्रिकेट टूर्नामेंट और बौद्ध व्याख्यानों ने भारत और कलकत्ता को और करीब ला दिया। यह आयोजन तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच और बुद्ध शाक्य मुनि के पवित्र अवशेषों की गणतंत्र यात्रा के बाद सहयोग की निरंतरता का प्रतीक है। यूरोप के एकमात्र बौद्ध गणराज्य के केंद्र में भारत की सांस्कृतिक धड़कन स्पष्ट रूप से गूंजी। कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में भारतीय दूतावास और आईसीसीआर के सहयोग से 3 दिनों तक भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। योग से लेकर नृत्य तक, रंगोली से लेकर बौद्ध व्याख्यानों तक। भारतीय संस्कृति दिवस में भारत के उस्तादों और भारतीय परंपराओं में प्रशिक्षित स्थानीय कलाकारों को एक साथ लाया गया। निवासियों और आगंतुकों ने भारतीय व्यंजनों, पारंपरिक नृत्यों का स्वाद लिया और यहाँ तक कि बुद्ध की रेत की प्रतिमा बनते हुए भी देखी। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक राजदूत के नंदिनी सिंगला की उपस्थिति भी थी। ये परिषद विश्व भर में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्रों का प्रबंधन करने वाली प्रमुख संस्था है। उनकी उपस्थिति ने कलमिकिया और रूस के साथ सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। We brought Bharat Utsav here. If you look around, look at the number of people enjoying Indian culture, Indian dance, Indian music, Indian food, Indian handicraft. We are bringing some flavor of India to the people of Kalmykia who have a long and strong friendship with India. कलमिक स्टेट यूनिवर्सिटी में नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा अकादमिक व्याख्यान भी शामिल थे। योग मैट से लेकर व्याख्यान कक्षों तक, नृत्य मंचों से लेकर फिल्म स्क्रीन तक, भारतीय संस्कृति को कलमिकिया में एक गर्मजोशी भरा और उत्साहपूर्ण घर मिला। दिवेश कुमार, डीडी न्यूज।
बात तेलंगाना की, जहां पर वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून से होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रारंभिक वोटर लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी। सभी संशोधनों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। राज्य में फिलहाल कुल मतदाताओं की संख्या 3,39,00,000 है। और खबर पंजाब से, जहां गुरदासपुर में तैनात एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को तरनतारन जिले की पट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को जम्मू कश्मीर राजस्थान हाईवे के लिए अधिकृत की गई जमीन में हुए गबन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस संबंध में अनुप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ 1,63,00,000 रुपए के गबन का मामला चल रहा था। सूत्रों के अनुसार इसी मामले में एसडीएम अनुप्रीत कौर रंधावा को पट्टी में पुलिस ने सुबह उनके सरकारी आवास से हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा भोजशाला स्थल को मंदिर घोषित किए जाने के बाद लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को देवी वाकदेवी सरस्वती मंदिर बताया। माना जाता है कि परमार वंश के महान राजा भोज ने इस स्थल को ज्ञान, संस्कृति और देवी वाकदेवी की आराधना का प्रमुख केंद्र बनाया था। और देश के कई हिस्सों में आज सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का पावन व्रत रख रही हैं। बिहार के औरंगाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक इस पर्व की धूमधाम अगर बात की जाए धूम देखी जा सकती है। प्रयागराज में महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर, आपको बता दें, और साथ ही अपने सुहाग का सामान अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और चारों ओर कच्चा सूत बांधा और सत्यवान सावित्री की पौराणिक कथा भी सुनी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित एम्स में डॉक्टरों ने बड़ी मेडिकल उपलब्धि हासिल करते हुए मरीज के चेहरे से करीब 1.8 किलोग्राम का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया है। बिहार के पश्चिम चंपारण में रहने वाले 53 वर्षीय इस मरीज को पैरोटिड ग्रंथि का विशाल ट्यूमर था, जो कई सालों से लगातार बढ़ रहा था। इस गंभीर बीमारी के कारण मरीज के चेहरे पर विकृति आ गई थी और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल के ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग की संयुक्त टीम ने क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल जांच के बाद रेडिकल पैरोटिडिक्टोमी नामक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टरों के अनुसार 1.8 किलोग्राम वजन का यह ट्यूमर अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े पैरोटिड ट्यूमर मामलों में से है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का सफर पिछले एक दशक से जोर पकड़ रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खोई हुई कलाकृतियों को वापस लाने का अभियान शुरू हुआ और अब तक 666 वस्तुएं भारत को लौटाई जा चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और थाईलैंड जैसे देशों ने इन धरोहरों को भारत को सौंपा, जिसमें हर वस्तु भारत की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। भारत की मिट्टी में जितनी पुरातन संस्कृति, इतिहास और धरोहरें समाई हैं, उतनी शायद ही दुनिया के किसी और कोने में हो। लेकिन सदियों की गुलामी और तस्करी ने हमारी इस धरोहर को बुरी तरह लूटा है। मंदिरों की मूर्तियां, शिल्पकृतियां और अनमोल विरासत की चीजें विदेशों के संग्रहालयों और निजी कलेक्शन में सजती रही हैं। लेकिन भारत की खोई विरासत अब वापस लौट रही है। दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों, निजी कलेक्शनों और तस्करों के नेटवर्क में बिखरी भारत की प्राचीन धरोहरों को वापस लाने की मुहिम में मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें अब तक कुल 666 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई जा चुकी हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हर एक कलाकृति भारत की आत्मा से जुड़ी कहानी को लेकर आई है। हाल ही में अमेरिका से पवित्र पुरातन वस्तुओं की वापसी भारत की सभ्यतागत स्मृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्प्राप्ति और संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वापस लाई गई कांस्य प्रतिमाओं में लगभग 990 ईस्वी की चोल काल की शिव नटराज प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की शिव और पार्वती की प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की विजयनगर काल की संत सुंदरार और परवई की प्रतिमा शामिल है। मूल रूप से तमिलनाडु के पवित्र मंदिर की ये प्रतिमाएं 20वीं शताब्दी के मध्य में अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई थी।
2016 से लेकर 2023 तक अमेरिका ने भारत को कुल 578 सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटाईं। यह किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 प्राचीन वस्तुएं वापस आईं। 2021 की यात्रा में 157 कलाकृतियां लौटी और 2023 में 105। ये दिखाता है कि जब नेतृत्व में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है तो खोई हुई धरोहर भी वापस लाई जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली, थाईलैंड और कनाडा तक के कई देशों ने भारत को उसकी अपनी विरासत वापस सौंपी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 2 प्राचीन वस्तुएं लौटी। इसके बाद 2015 में कनाडा और जर्मनी से, 2017 और 2018 में अमेरिका और ब्रिटेन से, 2019 में फिर ब्रिटेन से और 2020 में ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन से कई धरोहर वापस लौटी। 2021 में ये सिलसिला और तेज हुआ। ब्रिटेन और कनाडा ने कुछ और वस्तुएं लौटाईं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा, जिसने एक साथ 157 प्राचीन वस्तुएं वापस की। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया से 29 धरोहरें वापस हिंदुस्तान आईं। 2023 में अमेरिका से 105, ब्रिटेन से 7 और इटली से 1 प्राचीन वस्तु वापस भारत आई। आज भारत गर्व से कह सकता है कि उसकी खोई हुई धरोहरें अब घर लौट रही हैं और ये सिर्फ विरासत की वापसी नहीं बल्कि आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और व्यापारिक संबंधों को उजागर करने के लिए प्राचीन व्यापार मार्ग INSV कॉर्निलिक की यात्रा शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम का सह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्थायी प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के सदस्यों ने हिस्सा लिया। साथ ही इसमें INSV कॉर्निलिया के नाविकों ने भी हिस्सा लिया और हाल ही में किए गए समुद्री अभियान का प्रदर्शन किया, जिसमें हिंद महासागर के प्राचीन व्यापार मार्गों की तलाश की गई। दरअसल इस आयोजन में प्राचीन भारतीय सिलाई तकनीक से बने जहाज INSV कॉर्निलिया की ऐतिहासिक यात्रा और समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम ने समकालीन समुद्री शासन और मानवता के एक साथ जुड़ने, साझा करने और समृद्ध होने के प्रयासों के महत्व को भी दोहराया। बता दें कि इस जहाज का निर्माण सितंबर 2023 में शुरू हुआ था और इसे फरवरी 2025 में गोवा राज्य में लॉन्च किया गया था। दिल्ली में राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार से दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में शुरू हो गया। इस काम के लिए दिल्ली के 12 जिलों में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ये कर्मचारी लोगों के घर जाकर हाउसिंग सर्वे में मौजूद 33 सवाल पूछेंगे और उसकी जानकारी को दर्ज करेंगे। वहीं जिन लोगों ने अपना हाउसिंग सर्वे ऑनलाइन भर दिया है, उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित किया जाएगा। लोगों को फॉर्म जमा करने पर मिली ID इन कर्मचारियों को दिखानी होगी। देखते हैं दक्षिण पूर्वी दिल्ली से धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण में हाउसिंग सर्वे का काम शनिवार को शुरू हो गया। MCD के 250 वार्डों में 16 अप्रैल से शुरू हुआ हाउसिंग सर्वे 15 मई को पूरा हो गया। अब नगर निगम क्षेत्र के 12 जिलों में जनगणना कर्मी दिल्ली वासियों के घर पहुंचकर जानकारी लेना शुरू भी कर चुके हैं। घर घर जाकर जनगणना 2027 के सर्वेक्षण का काम 16 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। पहले चरण के हाउसिंग सर्वे में करीब 1.34 लाख लोगों ने ऑनलाइन जनगणना विवरण जमा किए थे। मतदान कर्मी उन घरों में जाकर भी उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करेंगे। साथ ही जिन लोगों ने अपना जनगणना विवरण ऑनलाइन जमा नहीं कराया है, उनकी जानकारी एकत्र करेंगे। पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ने, भारत सरकार ने सहभागिता पे इम्पोर्टेंस दिया है। लोग अपने आप सेल्फ इन्यूमरेट करा सकते थे और 16 मई से लेकर 14 जून तक जो है हमारे इन्यूमरेटर्स, सुपरवाइजर्स हाउस लिस्टिंग के लिए लोगों के घर घर जाएंगे और घरों की हाउस लिस्टिंग करेंगे। दिल्ली के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी हो गई है। जाहिर है जो लोग गर्मी की छुट्टियों में घर चले गए हैं, उनके लिए विशेष तैयारी की गई है। वहां जनगणना कर्मी आपके घर पर दोबारा पहुंचेंगे। जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें आपके घर की बुनियादी सुविधाएं और संपत्तियों से जुड़े 33 सवाल पूछे जाते हैं। जनगणना कर्मी से संबंधित किसी तरीके के असमंजस की स्थिति में आप उन्हें QR कोड के जरिए जांच भी सकते हैं। पहली बार जो हमारे BLO जो ये इन्यूमरेटर्स जाएंगे, वो अपने जो हमारी एक साइट है census.gov.in, उसके अंदर हाउस लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन, हमारा जो पोर्टल बना हुआ है उसके माध्यम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन
उसी घर से घर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लिया जाएगा और वो उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में आम जनता राष्ट्रीय जनगणना 2027 के प्रति बेहद उत्साहित है। जनगणना कर्मी को आम जनों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जनगणना करने जो लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, जैसे कि घर कौन से मटेरियल का बना है, छत कौन से मटेरियल की है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है और पीने का पानी का सिस्टम क्या है, बिजली कौन सी है। तो उन सवालों के सब हमने जवाब दिए हैं। ठीक है, उनका जो काम है उसमें जो भी सवाल वो पूछेंगे वो हमारा फ़र्ज़ बनता है जवाब देना। जो हमें बताया गया है हम उनको समझा रहे हैं कि ये जितना भी आपकी जानकारी है ये हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अंतर्गत नहीं आता है और किसी भी कोर्ट एविडेंस के लिए यूज़ नहीं होगा। जनगणना कर्मी भी पूरे जोश के साथ घर घर दस्तक दे रहे हैं और राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए मिली जिम्मेदारी को अमली जामा पहुंचाने में जुटे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 16 मई से राष्ट्रीय जनगणना का पहला चरण प्रारंभ होने जा रहा है। आपके घरों तक जनगणना कर्मी पहुंचेंगे और जनगणना से संबंधित सवाल पूछेंगे। आपको उसमें सहयोग करना है ताकि जनगणना 2027 में आपका नाम दर्ज हो सके। कैमरामैन ललित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।